गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 11th में सब्जेक्ट बीए में चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 4 का नाम है सूचना संचार, ई कॉमर्स और आउटसोर्सिंग। तो सूचना संचार, ई कॉमर्स और आउटसोर्सिंग को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? तो देखो, सूचना संचार को हम कम्युनिकेशन कहते हैं, ई कॉमर्स को हम ई कॉमर्स ही कहते हैं या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कहते हैं, या एंड आउटसोर्सिंग को हम आउटसोर्सिंग कहेंगे। ई कॉमर्स को हम ई कॉमर्स के ही बारे में जानते हैं, इसका यही नाम है। ओके, चलिए हम सबसे पहले पढ़ते हैं प्रस्तावना की तरफ। तो देखिए, जैसे सूचना संचार है, तो सूचना संचार आप सभी को पता हुआ है कि आज के बढ़ते हुए युग में या बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा के समय में ये सूचना संचार जो है, ये कम्युनिकेशन जो है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण परिबल है। अगर एक दूसरे के साथ व्यवहार करना है, एक दूसरे के साथ कार्य करना है, एक दूसरे के साथ संपर्क में रहना है, तो एक दूसरे की विचारधाराओं को जानने के लिए, बताने के लिए कम्युनिकेशन बहुत ही जरूरी होता है। और ये क्या, एक प्रकार की मानव संसाधन की शक्तियाँ हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रस्तावना कि वर्तमान परिस्थिति में धंधे में प्रतिस्पर्धा बहुत बढ़ गई है। हम पढ़ेंगे धंधे के बारे में, ठीक है। तो देखिए, वर्तमान परिस्थिति में धंधे में प्रतिस्पर्धा बहुत बढ़ गई है। इस प्रतिस्पर्धा के युग में धंधे के विकास के लिए मानव संसाधन जैसी शक्तियाँ महत्वपूर्ण हो गई हैं। अगर ये प्रतिस्पर्धा का युग है और धंधे में अगर हमें कम्युनिकेशन करना है, सूचना संचार करना है, तो उसके लिए मानव संसाधन एक महत्वपूर्ण तत्व है या परिबल है या शक्तियाँ हैं। प्रतिस्पर्धा में टिके रहने के लिए उच्च गुणवत्ता वाली वस्तु, उसके बाद वस्तु की निम्न लागत कीमत। प्रतिस्पर्धा में टिकने के लिए क्या क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले क्वालिटी कैसी होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद में जो वस्तु की लागत कीमत होती है, लागत कीमत मतलब क्या कि वस्तु को उत्पादन करने के पीछे जो हुआ खर्च होता है, लगाया जो खर्च होता है, वो क्या कहलाता है? लागत कीमत। तो उसकी निम्न कीमत कैसी होनी चाहिए? निम्न होनी चाहिए। माल का शीघ्रता से स्थानांतरण होना चाहिए तथा ग्राहकों को अधिक अच्छी सेवा। इन तमाम बातों को धंधा की इकाई में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। सूचना संचार के साधनों द्वारा सूचना संचार की प्रक्रिया धंधा की इकाई के लिए अत्यंत आवश्यक हो गई है। धंधा की इकाई का अन्य इकाइयों तथा ग्राहकों के साथ व्यवहार के लिए ई कॉमर्स की व्यवस्था अस्तित्व में आई है। कि जो भी धंधा की इकाई है, इन धंधा की इकाइयों का ग्राहकों के साथ व्यवहार के लिए ई कॉमर्स क्या है, अवस्था में अस्तित्व में आई है। इतना ही नहीं, धंधा का आंतरिक कार्य बाह्य स्रोत द्वारा सरलता से हो सके, इसके लिए आउटसोर्सिंग की भी आवश्यकता बनी है। जैसा आप लोग सोच रहे होंगे कि आउटसोर्सिंग क्या है, तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे ही। तो अब चलिए हम पढ़ते हैं सूचना संचार का अर्थ। तो सूचना संचार, इस शब्द के को सुनते ही आप लोग को ऐसा लगेगा, सूचना संचार मतलब कि सूचना देना। सूचना देने के लिए अंग्रेजी में कम्युनिकेशन शब्द का उपयोग होता है। एक नंबर में पूछा जा सकता है कि सूचना संचार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो सूचना संचार को हम अंग्रेजी में कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन शब्द लैटिन भाषा के 2 शब्दों से बना है। कौन सी भाषा से बना है? लैटिन भाषा से बना है, और उस भी 2 शब्दों से। पहला कम्युनिज और दूसरा कम्युनिकेर, ठीक है। तो इन 2 शब्दों से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है टू शेयर कॉमन, ऐसा होता है। सूचना संचार के अर्थ में समय बीतने के साथ बहुत परिवर्तन आया, जिसके कारण आज सूचना संचार का शब्द विस्तृत हो गया है। कि जैसे पहले देखिए, आदि मानव क्या थे? संकेतों और हाव भाव से शब्द रहित सूचना संचार करते थे, ठीक है। संकेत से और हाव भाव से शब्द रहित सूचना संचार करते थे। लेकिन उसके बाद क्या, बोली के रूप में भाषा का उपयोग होने लगा। कि जैसे पहले जो आदि मानव थे, उन्हें किसी भी भाषा का जानकारी नहीं थी, किसी लिपि की जानकारी नहीं थे, तो लोग क्या पहले ऐसे ही संकेत करते थे या किसी न किसी प्रकार की हाव भाव क्रिएट करते थे, कुछ इशारा करते थे। लेकिन बदलते हुए समय के साथ साथ क्या, धीमे धीमे बोली अस्तित्व में आई। हिंदी आई, अंग्रेजी आई, फारसी आई, उर्दू आई, अरबी आई, तेलुगु आई, तमिल आई। इस तरह से तमाम प्रकार की भाषाओं का अस्तित्व देखने को मिला और इससे सूचना संचार भी होने लगा। विज्ञान और टेक्नोलॉजी के विकास के परिणाम स्वरूप भाषा और संज्ञाओं के उपयोग से विविध प्रसारण माध्यमों द्वारा सूचना संचार तीव्र और सरल हो गया। अब देखिए, सूचना संचार द्विमार्गी प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? द्विमार्गी प्रक्रिया है। सूचना संचार में सूचना एक माध्यम से लेकर अन्य तक पहुंचाने की प्रक्रिया है। मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि सूचना भेज दिया हो गया, नहीं, सूचना को भेजा तो जरूर, लेकिन सूचना को सामने वाले व्यक्ति के पास में पहुंचाना भी है, तो पहुंचाने की प्रक्रिया है।
इस प्रक्रिया में सूचना प्रेषक द्वारा, सूचना प्रेषक मतलब कौन, सूचना भेजने वाला, आप कॉमा में करके लिख सकते हैं सूचना प्रेषक मतलब कि सूचना भेजने वाला। सूचना भेजने द्वारा सूचना मूल स्वरूप में एकत्र करके उचित माध्यमों या मार्ग द्वारा प्रेषित की जा सकती है। जैसे कि मान लीजिए कि जैसे हम लोग आप लोगों को सूचना भेजते हैं, ठीक है, कि जैसे कि आप लोग को जो टेस्ट की नोटबुक है वो आपको स्कूल में आके जमा करानी है, या फिर आपको ये चीज़ इस तरह से लिखना है, पढ़ना है, या वीडियो को आप लोग को सुनना है, समझना है। इस तरह से क्या हम सूचना भेज रहे हैं, और उस सूचना को भेजने के लिए हम क्या करते हैं, उससे पहले मूल स्वरूप में एकत्र करते हैं। मूल स्वरूप मतलब क्या भेजना है उसे हमने एकत्र किया या लिखा, और उसे उचित माध्यम के द्वारा, उचित माध्यम क्या है, नेट है, इंटरनेट है, तो इसके द्वारा हम क्या कर रहे हैं, इंटरनेट के द्वारा फोन के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, आप सभी को भेज रहे हैं। इस तरह से क्या करते हैं कि सूचना प्रेषक जो होता है वो सूचना को मूल स्वरूप में एकत्र करके किसी उचित माध्यम के द्वारा भेजता है, और सूचना प्राप्तकर्ता संदेश का अर्धघटन करके प्रत्युत्तर देता है। सूचना का अर्धघटन मतलब क्या है कि जो सूचना हमने भेजा हम प्रेषक हो गए, और प्राप्तकर्ता कौन हो गया, आप सभी जो पढ़ रहे हैं ऑनलाइन। ओके, मैं ऐसा हमारी और आपकी बातें कर रही हूँ, तो सूचना प्राप्तकर्ता आप हो गए। तो इसमें क्या होता है, जो हमने सूचना भेजी उस सूचना संदेश को आपने देखा, पढ़ा और उसका अर्धघटन किया और प्रत्युत्तर दिया। प्रत्युत्तर में जैसे हमने कहा कि आप इस वीडियो को देख करके, समझ के, लिख करके हमें भेजना, तो आपका प्रत्युत्तर हो गया। अगर आपने हमें भेजा या आपने रिस्पॉन्स दिया, ओके मैम, ओके सर, ओके टीचर, ठीक है, तो वो भी आपका क्या हो गया, प्रत्युत्तर हो गया। तो वैसे सूचना संचार में जानकारी, विचार, संवेदना, भावना या सूचनाओं का दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच आदान प्रदान होता है। सूचना संचार में जब संदेशों को शब्दों द्वारा अर्थात भाषा के उपयोग से प्रस्तुत किया जाता हो तो वह शाब्दिक सूचना संचार कहलाता है। शाब्दिक सूचना संचार हम किसे कहते हैं कि जब सूचना या संदेश को शब्द के द्वारा या भाषा के द्वारा प्रस्तुत किया जाए तो वो शाब्दिक सूचना संचार है। और शाब्दिक सूचना संचार हमेशा लिखित या तो मौखिक स्वरूप में भी हो सकती है। शाब्दिक सूचना संचार में शब्दों का उचित चयन और वाक्य में उसका स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको इसमें एक बोलूं, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। अगर मैंने रोको के बाद कॉमा लगा दिया, कॉमा नीचे मत जाने दो, तो मेरे कहने का मतलब है कि रोको मत जाने दो, ठीक है, मतलब इन्हें जाने नहीं देना है, रोक दो यहीं। लेकिन अगर मैं रोको मत, मत के बाद अगर कॉमा लगा रही हूँ, बहुत ही ध्यानपूर्वक समझना आप, तो जैसे मैंने पहले कहा रोको और कॉमा कर दिया मत जाने दो, तो मेरे कहने का मतलब है कि इन्हें यहीं रोक लो, मत जाने दो कहीं, ठीक है। अगर मैंने इसी चीज को कहा या लिखा कि रोको मत, मत के बाद मैंने कॉमा लगाया और कहा कि जाने दो, तो मेरे कहने का मतलब क्या होगा कि इन्हें रोको मत, जाने दो जहां जा रहे हो, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, सूचना हमेशा वो सूचना को भेजने के समय हमें उचित शब्दों का चयन करना होता है और वो बहुत ही जरूरी होता है। इसलिए वाक्यों से प्राप्त संदेशों का निश्चित अर्थ भी निकलता है। संदेश की रचना करते समय कीप इट शॉर्ट एंड स्वीट के सिद्धांत का अनुसरण करना चाहिए। मतलब कि जो संदेश है वो संक्षिप्त और सरल होना चाहिए। सूचना संचार में शब्द रहित सूचना भेजी या प्राप्त की जा सकती है, तो उसे शब्द रहित सूचना संचार कहते हैं। इस प्रकार के सूचना संचार में सूचना का आदान प्रदान, संकेत, शारीरिक अभिव्यक्ति, शारीरिक मुद्रा, चेहरे के हाव भाव, आंख के संकेत और कलात्मक रूप से वादन, गायन, नृत्य, शिल्पकार, चित्रों, नक्शों, तोपों की सलामी, सायरन आदि के द्वारा भी हो सकता है। तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो क्या है, शब्द रहित सूचना संचार है। अब हम देखेंगे कि डेफिनेशन। तो देखो, चाहे किसी व्यक्ति का विचार हुआ, अभिप्राय हुआ या सूचना के वक्तव्य हो गए, लिखित या संज्ञाओं द्वारा संदेशों का आदान प्रदान अर्थात की क्या, सूचना संचार। फिर से देखिए, विचार, अभिप्राय या सूचना के वक्तव्य, लिखित या संज्ञाओं द्वारा संदेशों का आदान प्रदान अर्थात की सूचना संचार। अब सूचना संचार अर्थात हम और भी व्याख्या देख सकते हैं कि लोगों के मध्य होने वाली ऐसी प्रक्रिया है। सूचना क्या है, लोगों के मध्य होने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सूचना प्रेषक के ज्ञान, सूचना प्रेषक मतलब कौन, भेजने वाला, जिसमें सूचना प्रेषक के ज्ञान, विचार, ख्याल, राय को हम कहेंगे सलाह, संवेदना, मनोभाव संबंधी सूचना का योग्य संकेतों द्वारा उचित माध्यम द्वारा उपयोग होता ऐसा प्रसारण है जो सूचना प्राप्तकर्ता को प्रभावित करता है।
उसके व्यवहार में परिवर्तन करता है और उसके साथ संबंध स्थापित करता है। मतलब कि सूचना प्रेषक जो है, सूचना भेजने वाला जो है, उसका ज्ञान, उसका विचार, उसका ख्याल, उसका राय, उसकी संवेदना, उसके मनोभाव की सूचना, इन या योग्य संकेत को क्या करता है, उचित माध्यम के द्वारा प्राप्तकर्ता को भेजता है और सूचना प्राप्तकर्ता क्या होता है, उससे प्रभावित होता है, अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है और सूचना भेजने वाले के साथ संबंध स्थापित करता है। तो उसे हम सूचना संचार कह सकते हैं। उसके बाद में फिर से हम एक दूसरी डेफिनेशन देखते हैं कि सूचना संचार अर्थात अपने विचारों को दूसरे के मस्तिष्क में प्रवेश करवाने की प्रक्रिया। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया कि जो सूचना संचार है, हमने आपको कुछ भी कहा तो हमारे विचार को हमने क्या किया, आपके मस्तिष्क में प्रवेश करा दिया है। जैसे कि मैं आपको अगर फिर से भी कह दूं कि इस मंथ की एंडिंग में आई थिंक शायद 25 या 28 के एंडिंग तक शायद आप लोगों के एग्जाम हो, सेकंड कसौटी हो, तो ये क्या है, मैंने अपनी सूचना को आप लोग के मस्तिष्क में फिट कर दिया है। ओके, और आई थिंक शायद हो सकता है कि आप लोग की एग्जाम इस महीने में हो। मैं एग्जाम्पल तो दे ही रही हूँ, लेकिन ये एग्जाम्पल सच भी हो सकता है कि आप लोगों की एग्जाम इस महीने की एंडिंग में हो सकती है। तो आप इस एग्जाम की तैयारी भी आप लोगों को साथ में करना ही है। तो बस आज के लिए आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है। नया चैप्टर है, बहुत ही ध्यानपूर्वक आप लोग वीडियो को देखेंगे, समझेंगे और इस चैप्टर में जो भी नए कीवर्ड्स हैं उन कीवर्ड्स को भी आप डिटेल में समझेंगे, लिखेंगे और उसके बाद और आप लोग को क्या करना है कि इसे लिखना है और लिखने के बाद में आपको नोटबुक में नोट करके मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर सेंड करना है। और हाँ, इसके बाद अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि सेकंड एग्जाम में कौन सा टेस्ट होगा, कौन सा पेपर होगा, कौन सा चैप्टर होगा, तो इन सब चीज़ों की टेंशन अभी आप लोगों को नहीं लेनी है। जब भी एग्जाम होगा आपको 1 वीक या 2 वीक पहले, 1 वीक पहले आप लोगों को क्या होगा बता दिया जाएगा। और नहीं होगा तो फिर क्या है, आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आप लोग को पढ़ाई तो करना ही है, क्योंकि आपका जो ये भी टेस्ट होगा उस टेस्ट में जो भी नंबर मिलेंगे उस नंबर के आधार पर ही आप लोग का रिजल्ट तैयार होगा। और जो लोग एग्जाम नहीं देंगे वो लोग क्या होंगे, या तो फेल कर दिए जाएंगे या तो उन लोग को 0 मार्क्स दे दिया जाएगा। तो आप सभी लोग इन बात को ध्यान में रखते हुए मेरी इस सूचना को अपने मस्तिष्क में प्रवेश कर लीजिए और बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको पढ़ाई करना है। धन्यवाद।